राम रहीम और आग लगा देश। लेखक विमल चटर्जी। चित्रांकन दिलीप कदम। डबल सीक्रेट एजेंट राम रहीम सीरीज। एक रात राम रहीम अपने कमरे में गहरी नींद सोए हुए थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। माहौल के बिजली कड़कने की जोरों के बार बार एक अजीब सी भयानकता छाई हुई थी। तभी खिड़की के दूसरी तरफ दो साए उभरे। गहरी नींद सोए हुए थे, फिर भी इन्हें बेहोश कर देना ही ठीक रहेगा, वरना दोनों में से कोई बैठ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। स्प्रे की डिब्बी निकालो। ठीक है। दूसरे व्यक्ति ने अपनी स्प्रे करने की डिबिया निकाल ली और पहला खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा था। जल्दी करो, बारिश में खड़े होना मुश्किल हो रहा है। बस 1 मिनट। कुछ ही क्षणों बाद पहले वाले ने हुक वाले एक तार से सिटकनी गिराकर खिड़की खोल दी। चलो, मुंह ढक लो और स्प्रे करो। दूसरा खिड़की के भीतर हाथ डालकर डिबिया से कोई स्प्रे करने लगा। उसके बाद उन्होंने खिड़की बंद कर दी और स्प्रे का प्रभाव खत्म होने का इंतजार करने लगे। उफ, इस मौसम को भी अभी आज ही रात खराब होना था। बारिश अपने जोरों पर थी। कुछ ही मिनट बाद मेरे विचार से दवाई ने अपना काम पूरा कर दिया होगा। आओ अब भीतर चलते हैं। ठीक है, लेकिन चेहरे पर रुमाल बांधे रहना। दोनों खिड़की खोलकर भीतर प्रविष्ट हो गए। भीतर घुसकर दोनों ने राम रहीम को हिला डुला कर देखा। ये तो बेहोश है। ये भी। हमें सिर्फ रहीम का अपहरण करने का ऑर्डर मिला है, इसलिए उसे ही उठा लो। ठीक है। उस व्यक्ति ने बेहोश रहीम को उठाकर अपने लंबे चौड़े कंधे पर डाल लिया। फिर दोनों खिड़की की ओर बढ़ चले। खिड़की लागकर दोनों हॉल में पहुंच गए और पिछवाड़े की चारदीवारी की ओर बढ़ चले। मौसम खराब जरूर है, लेकिन इसने हमारा साथ अच्छा दिया है। ठीक कहते हो। वर्षा के शोर व बिजली की गर्ज से हमारे कदमों की आवाज़ और खिड़की खोलने बंद करने की आवाज़ भी दब कर रह गई। साथ ही इस वर्षा में यहाँ के नौकर चाकर भी घर के बाहर नहीं निकले। पिछवाड़े की चारदीवारी काफ़ी धीमी थी। दोनों उसे आसानी से लांघकर दूसरी सड़क पर पहुंच गए। कुछ ही दूरी पर उनकी कार खड़ी थी। उनके कार के अंदर पहुंचते ही कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति ने कार स्टार्ट कर दी। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? नहीं, सारा काम आसानी से हो गया। अगले ही पल ड्राइवर ने कार एक तरफ दौड़ा दी। इधर सुबह रहीम की आंख खुली। अरे, ये शरीर में थकान पैदा करने वाला दर्द क्यों हो रहा है? तभी उसकी दृष्टि रहीम के खाली बिस्तर पर पड़ी। अरे, आज तो रहीम बहुत जल्दी उठ गया। वरना वह तो दिनचर्या तक खर्राटे भरता रहता है। परंतु ये अनहोनी हो कैसे गई? शायद बाथरूम में है, उसी से पूछता हूँ। राम ने जाकर दरवाजा खटखटाया। रहीम, आज तुम इतनी सुबह कैसे उठ गए? परंतु काफी आवाज लगाने पर भी जब रहीम ने भीतर से कोई उत्तर नहीं दिया तो राम ने धकेल कर बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। अरे, वह तो यहाँ नहीं है। कहाँ चला गया? शायद बिना हाथ मुंह धोए नाश्ता करने पहुंच गया होगा। पेटू है ना, उससे तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होती। खैर, मैं तो हाथ मुंह धो ही लेता हूँ। नित्य क्रिया से फारिग होने के पश्चात जब राम नाश्ते की टेबल पर पहुंचा तो वहां भी रहीम को न देखकर थोड़ा चौंक उठा। यहाँ भी नहीं है? गया कहाँ? तभी पीछे से आवाज आई। खड़े खड़े क्या सोच रहे हो बेटा? बैठ जाओ, मैं नाश्ता ले आई हूँ। ओ मम्मी, यह रहीम कहाँ गया? मुझे क्या मालूम, रहीम के बारे में तो तुम्हें ही मालूम होगा। तो क्या रहीम मुझसे पहले यहाँ नहीं आया? नहीं तो? लेकिन बात क्या है, तुम अचानक इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? वह कमरे में भी नहीं है मम्मी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने उसका बिस्तर खाली देखा। ओह, वह कहाँ जा सकता है? यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही मम्मी। वैसे भी यह इतनी सुबह उठने वालों में से नहीं है। दोनों आवाजें लगा लगा कर रहीम को पूरे घर में ढूंढने लगे। रहीम, रहीम, इधर। रहीम मेरे भाई, कहाँ हो तुम? बेटा,
यदि तुम हमसे आंख में चौली खेल रहे हो तो ईश्वर के लिए खेल बंद कर दो। देखो चिंता के मारे हमारा क्या हाल हो रहा है। अंत में चक्कर काटते काटते दोनों राम वाले कमरे में वापस पहुंच गए। हमने सारा घर छान मारा, यहाँ तो वह नहीं है। कहीं मैं बाहर तो नहीं चला गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम तो उसके बहुत स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हो मम्मी। एक तो वह सुबह उतनी जल्दी उठने वालों में से भी नहीं है, फिर बिना किसी को कुछ बताए घर से बाहर जाना। नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि वह ऐसा कर सकता है। तभी घर का माली वहां आ गया। बीबी जी, पैसे दे दीजिए ताकि मैं बाजार जाकर बीज ले आऊं। रामू, तुमने रहीम को देखा है? वह कहीं तुम्हारे सामने घर के बाहर तो नहीं गया? नहीं बीबी जी। फिर कहाँ चला गया वह? तभी राम के नथुनों में कमरे में फैली हल्की लेकिन विचित्र सी गंध टकराई। यह कैसी गंध है? क्या हुआ बेटा, तुम क्या सूंघ रहे हो? कमरे में एक गंध मौजूद है मम्मी, और यदि मेरी नाक मुझे धोखा नहीं दे रही है तो यह गंध क्लोरोफॉर्म की है। राम की मम्मी और नौकर के मुंह से एक साथ चीख सी निकली। क्या? हाँ मम्मी, मुझे लगता है कल तूफानी रात में हमारे कमरे में कोई आया था। वो देखिए, खिड़की भी खुली हुई है। जबकि मुझे याद है कल रात मैं स्वयं अपने हाथों से उसे बंद करके सोया था ताकि पानी भीतर ना आ जाए। और ये देखिए मम्मी, फर्श पर जूतों के निशान हैं, मिट्टी लगे हुए। यह दो व्यक्तियों के कदमों के निशान हैं। जरूर दो व्यक्ति इस खिड़की के रास्ते से हमारे कमरे में प्रविष्ट हुए, और उन्हें कमरे में प्रविष्ट होने से पहले भीतर क्लोरोफॉर्म छिड़का, यानी बेहोश करने वाली दवा। लेकिन स्पष्ट है, हमें बेहोश करने के लिए। लेकिन क्यों? तो तुम क्या कहना चाहते हो? यहाँ के हालातों को देखते हुए मुझे अब कोई संदेह नहीं रह गया मम्मी कि रहीम का अपहरण हो गया है। नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? माली बोल उठा। मैं ठीक कह रहा हूँ रामू काका, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आगंतुकों ने रहीम का अपहरण क्यों किया। तब तक रहीम की माँ बेसुध हो चुकी थी। उसे तुम कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, मेरे सामने लाओ बेटा, वरना मैं जीवित नहीं रहूंगी। रोए जा रहे थे। उसे ढूंढ के लाओ। उसे मैंने अपनी कोख से जन्मा नहीं तो क्या हुआ? वर्षों से तुमसे भी बढ़कर लाड़ प्यार से पाला है उसे। धैर्य रखो मम्मी। रहीम यदि तुम्हारा बेटा है तो मेरा भी भाई है। मैं भी उसे सगे भाई से बढ़कर ही चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, वह जहाँ कहीं भी होगा मैं उसे खोज निकालूंगा, और जिस किसी ने भी उसका अपहरण किया होगा उसके हाथ काट काट कर फेंक दूंगा। तभी राम की दृष्टि खिड़की के नीचे पड़ी किसी वस्तु पर पड़ी। ओ, ये क्या है लॉकेट? यह कहाँ से आया? जरूरी है उनमें से किसी एक का होगा जो यहाँ आए थे। इस लॉकेट पर अंग्रेजी का जी अक्षर भी गुथा है। इसका मतलब इस लॉकेट के मालिक का नाम जे से शुरू होता है। तभी राम के मस्तिष्क में एक धमाका सा हुआ। जग्गू। जग्गू? कौन जग्गू? जहां तक मेरा ख्याल है यह नाम शहर के एक कुख्यात बदमाश का है। रामू काका बोल उठे। तुम बिल्कुल ठीक समझे रामू काका। उसके बाद राम फटाफट कपड़े बदलने लगा। ये तुम अचानक कहाँ जाने को तैयारी करने लगे? जग्गू से निपटने के इससे पहले कि वे जग्गू रहीम का कोई और अहित करे, मैं तुरंत उससे मिलने चाहता हूँ। शीघ्र ही राम तैयार होकर दरवाजे की ओर बढ़ा। नाश्ता तो करते जाओ बेटा। अब तो रहीम को साथ वापस लाकर ही नाश्ता करूंगा मम्मी। कुछ ही देर बाद उसकी मोटरसाइकिल मुख्य सड़क पर दौड़ चली थी। जग्गू दादा, यदि रहीम का कुछ हो गया तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। लगभग आधे घंटे बाद राम की मोटरसाइकिल एक गंदी बस्ती में जाकर रुकी। क्या चाहिए साहब? जग्गू उस्ताद कहाँ मिलेगा? जग्गू? अब आप किस जग्गू की बात कर रहे हैं साहब? यहाँ तो कोई जग्गू नहीं रहता। तभी राम का एक चांटा उसके गाल पर पड़ा। आह, बता, रहता है या नहीं? मुझे मत मारिए साहब, वह यहीं रहता है, अपनी खोली में ही मिलेगा। अब आए ना रास्ते पर, जा अपना काम कर। उस लड़के को परे धकेल कर राम एक बड़ी सी खोली की ओर बढ़ चला। सभी लोग राम को आश्चर्य से देख रहे थे, और जग्गू के घर के बाहर पहुंचकर, जग्गू! कौन है बे? हैं राम? हाँ मैं। जग्गू एक खिसियानी हंसी हंसता बोला, है आओ राम भाई, कहो कैसे आना हुआ?
यदि अपनी भलाई चाहता है चुपचाप रहीम को मेरे हवाले कर दे। बताओ कहाँ छुपाया है तुमने उसे, और उसका अपहरण तुमने क्यों किया? ये तुम क्या कह रहे हो राम भाई? मैं भला रहीम का अपहरण क्यों करने लगा? राम ने तुरंत जेब से लॉकेट निकालकर जग्गू के चेहरे के सामने कर दिया। और कुछ नहीं मालूम तो ना सही, लेकिन तुम इस लॉकेट को तो अच्छी तरह से पहचानते हो ना? अरे मेरा लॉकेट ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? तभी राम का सीधा हाथ तेजी से घूमा और तड़ाक तड़ाक, उफ ढिशुम। हाय, अब भी वक्त है जग्गू, सब कुछ सच से बता दो, वरना मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम्हें पैदा करने वाला भी नहीं पहचान पाएगा। हाँ मुझे कुछ नहीं मालूम। जग्गू को पिटता देखकर उसके दोनों साथियों ने चाकू निकाल लिया। ए छोकरे, छोड़ दे जग्गू दादा को। अच्छा, अबे अबे ये क्या कर रहे हो तुम? तभी जग्गू छोड़ राम के हाथ पैर दोनों एक साथ बिजली की गति से घूमे और तड़ाक तड़ाक। हाय मर गया, उफ सत्यानाश। राम के एक ही वारे में दोनों जमीन सूंघने लगे थे। उठो उस्तादो और मुकाबला करो, चलो शाबाश, उठाओ अपने चाकू और शुरू हो जाओ। तुम्हारी तो। दोनों बदमाश जो राम से अपरिचित थे अपना चाकू उठाकर गुस्से से राम की ओर बढ़े। आओ आओ शाबाश। अबे उल्लू के पट्टो क्या कर रहे हो? जग्गू चिल्ला उठा। उस्ताद तुम अब हमें मत रोको, हम इस टुच्चे के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। हाँ उस्ताद, और इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके किसी गंदी नाली के गटर में फेंक देंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अरे सूरो, जानते हो तुम किससे टकराने जा रहे हो? वह तुम्हारा बाप है, बाप। तुम तो उसके टुकड़े क्या करोगे, वह तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम्हारे हाथों में दे देगा। ये तुम क्या कह रहे हो उस्ताद? मैं ठीक कह रहा हूँ। यदि तुम उसका नाम जानते तो अब तक यहाँ से भाग गए होते। अब उल्लू को दुमो, तुम्हारा उस्ताद जैसे कैसे नहीं पिट रहा उससे ऐसे ही। क्या नाम है उसका उस्ताद? राम दी ग्रेट, भारत का महान बाल जासूस। क्या? जाओ भागो यहाँ से, मुझे राम भाई से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। बहुत अच्छा उस्ताद। अगले पल जग्गू ने दोनों साथी वहाँ से गधे के सींग की तरह गायब हो गए। बैठो राम भाई। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ जग्गू, मुझे रहीम चाहिए, अभी और इसी वक्त। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, तुम यहाँ तक यानी मुझ तक पहुँच गए। बक्को मत, मुझे सर रहीम के बारे में बताओ। अफसोस रहीम भाई, अब रहीम तुम्हें यहाँ नहीं बल्कि चीन में मिलेगा। क्या मतलब? मतलब यह है कि मैंने रहीम का अपने लिए नहीं बल्कि चीनी कॉमरेड त्वांग के कहने पर उसी के लिए किया था। त्वांग ने इस काम के लिए हमें 5 लाख रुपए देने की पेशकश की थे, और तुम्हारे अपने एक दोस्त रघु को मैंने इसका पार्टनर बनाया, और मुझे पूरा विश्वास है कि त्वांग रहीम को लेकर अपने देश पहुंच चुका होगा। ओहो, त्वांग चीनी सीक्रेट सर्विस का खतरनाक एजेंट? बिल्कुल वही राम भाई, और यकीन करो मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कैसे मैं यह काम किसी की भी कीमत पर नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे तुमसे टकराने का बिल्कुल शौक नहीं था, मुझे मालूम है। लेकिन अपनी बूढ़ी माँ की बीमारी और 5 लाख की रकम को देखते हुए यह दुस्साहसपूर्ण कार्य करने के लिए तैयार हो गया। जग्गू, इस समय तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन यदि तुम्हारी बात गलत निकली तो समझ लेना, जो अंजाम तुम्हारा होगा उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे। और रहा त्वांग का सवाल, यदि उसने वास्तव में रहीम का अपहरण किया है तो उसे उसके देश में ले गया है, तो वहां जाकर भी मैं उससे में उसके देश में आग लगा दूंगा। राम ने जग्गू के चेहरे को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि जग्गू झूठ नहीं बोल रहा था, अतः वह उस पर ज्यादा शक्ति न करके खोली से बाहर निकल आया। यदि त्वांग को भारत से देखा गया है तो इसका पता चीफ अंकल को अवश्य होगा। मुझे तुरंत उनसे मिलकर बात करनी चाहिए। अगले ही पल उसकी मोटरसाइकिल चीफ मुखर्जी के ऑफिस की ओर उड़ी जा रही थी। उधर राम के उस व्यक्ति से जाते ही दो व्यक्ति जग्गू की खोपड़ी में दाखिल हुए। तो तुम? ही, थैंक यू जग्गू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तो तुमने हमारा आखिर काम भी पूरा कर दिया। क्या मतलब? हम समय चाहते थे कि किसी तरह राम तुम्हारे घर पहुंचे और तुम उसे सारी बात सच से बताकर चीन आने के लिए मजबूर कर दो। यह काम यदि हम दूसरे तरीके से करते तो शायद उसे हम पर शक हो जाता और वह सावधान हो जाता। परंतु अब वह चीन यानी हमारे देश रहीम को छुड़ाने अवश्य जाएगा। हा 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 हा। ओ, तो यह सब इन्होंने अपनी योजना अनुसार ही किया है। तभी इन्होंने मुझसे मेरा लॉकेट मांगा था, शायद राम को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तुम ठीक सोच रहे हो जग्गू, हमने तुम्हारा लॉकेट इसीलिए मांगा था कि ज़रूरत पड़ने पर उसके द्वारा राम तक पहुँचा दिया जाए और हमारा काम आसान हो जाए।
जब तुम और रघु रहीम को उसके घर से उठा लाए तो मैंने ही खिड़की के रास्ते से तुम्हारा लॉकेट उसके कमरे में फेंक दिया था। परिणाम स्वरूप राम तुम तक पहुंच गया। तुम कुत्ते कमीने, अब मैं समझ गया तुम्हारी सारी चाल। तुम एक तीर से तीन शिकार करना चाहते थे, यानी रहीम का अपहरण करना, राम को तुम्हारे देश पहुंचाना और मेरे कानून के चंगुल में फंस जाना। हा हा हा, अब तुम बिल्कुल ठीक समझे। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। विश्वासघाती, मुझे धोखा देता है। हैं, रिवॉल्वर? हाँ जग्गू, जाओ वहीं रुक जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया, उसी के साथ तुम्हारी जिंदगी भी। हम पीछे से कोई बखेड़ा नहीं चाहते थे, इसलिए हमने तुम्हारे साथी रघु को पहले ही ठिकाने लगा दिया है। क्या कहा? तुमने उसे भी मार डाला? हाँ, और अब तुम्हारी बारी है। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस बेआवाज वाले की गोली से जल्दी किसी को तुम्हारी मौत के बारे में पता भी नहीं चल पाएगा। फिर इससे पहले जग्गू अपने बचाव के लिए कुछ सोच पाता, उस चीने ने साइलेंसर रिवॉल्वर से 2 बार हल्की सी आवाज़ निकली और जग्गू के सीने में खून की बौछार फूट पड़ी। पिट पिट। आ आओ चलें, हमें 2 घंटे बाद फ्लाइट भी पकड़नी है और देश छोड़ देना है। हाँ, इतना समय तो हम मेकअप आदि करने में भी लग जाएगा। उसके बाद दोनों स्कूली से निकलकर बाहर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठे और गाड़ी वहाँ से चल पड़ी। उधर राम ने सीक्रेट सर्विस के ऑफिस में पहुंचकर चीफ को मुखर्जी को सारी बातें बताई। तुम्हारे कहने का मतलब है चीनी एजेंट तवांग ने रहीम का अपहरण किया है और वह हमारे देश में है? जी हाँ, और जग्गू के कहने के मुताबिक वह रहीम को अपने देश भी ले जा चुका होगा। असंभव। हमारी आंखों में धूल झोंक कर तवांग भारत में नहीं घुस सकता, और ना ही उसके भारत में होने की हमारे पास कोई रिपोर्ट ही है। हमारे विभाग का एक एक एजेंट उससे भली भांति। अभी चीफ मुखर्जी अपनी बात ही कर पाए थे, तभी फोन की घंटी बज उठी। ओह, कौन हो सकता है? हेलो मुखर्जी, इज दिस साइड। चीफ, मैं एजेंट जीरो बोल रहा हूँ। फिर दूसरी ओर से बोलने वाले ने न जाने क्या कहा। चीफ की मुखर्जी चौंक कर उछल पड़े। क्या कहा? ओ नो। और फिर चीफ ने जो कुछ कहा जाता रहा, जिसे चीफ मुखर्जी ध्यानपूर्वक सुनते रहे। उसके बाद संपर्क खत्म होने पर उन्होंने रिसीवर कैडिल पर रख दिया। किसका फोन था अंकल? चीफ मुखर्जी के चेहरे पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों, राम रहीम और आग लगा देश का पहला भाग यहीं तक। इसके दूसरे और अंतिम भाग में जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।